प्रिय दर्शकों, मैं जगदीप सिंह और आज एक बार फिर आपके सामने एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। पिछले पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी समाजवादी पार्टी के एक नेताजी के साथ। तो उसके बाद एक मांग उठी कि राष्ट्रवादी लोगों के साथ भी वार्ता होनी चाहिए। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि सभी से वार्ता होनी है। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ है शहर के जाने माने समाज सेवी, पंजाबी महासंगठन के अध्यक्ष और हर चीज को हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाले योगेश द्वाजी। योगेश द्वाजी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी जगदेव जी बहुत बहुत स्वागत। जी। आपने मुझे इस इंटरव्यू को लायक समझा। नहीं, आपको बहुत बहुत आपकी आभार। प्रतिष्ठा ऐसी है कि अगर आपसे वार्ता नहीं होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे, क्योंकि आप राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और सामाजिक संगठन आप चला रहे हैं, तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है आज के युग में? राष्ट्रवाद के ऊपर तो वैसे काफी कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद को अगर कुछ पंक्तियों में आपने समेटना हो तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी अधिकारी हैं या सामान्य जीवन जी रहे हैं, व्यापारी हैं, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने काम को अंजाम देना। आप व्यापारी हैं तो आप ग्राहक को सही सामान दें, मिलावट रहित सामान दें। उद्योगपति हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं तो सही चीज बनाएं। और यही राष्ट्रवाद की परिभाषा है कि राष्ट्र के हित में सदैव आप सोचते रहें। तो आपने जो कहा, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा आपने बताई, मोटी मोटी यही परिभाषा राष्ट्रवाद की है, एक्चुअली यही परिभाषा है। लेकिन आजकल एक मामला इस तरह से घूम के आ गया है कि एक समाज के अंदर इस तरह से पेश किया जाता है कि एक आमुक दल से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है या उसका समर्थन करता है वो तो राष्ट्रवादी है, और अगर कोई उसके विपरीत विचारधारा का व्यक्ति है या विपरीत धर्म का व्यक्ति है तो उसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि ये शायद राष्ट्रवादी रहा ही नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रवादी होना कोई किसी धर्म से संबंधित नहीं है और ना ही ये राष्ट्रवाद किसी पार्टी विशेष के लिए है। लेकिन हाँ, कुछ पार्टियां हैं आज के युग में जो राष्ट्रवाद के ज्यादा करीब है। देखो, राजनीतिक दल जो है, अब मैं आपका इशारा समझ रहा, राजनीतिक दल है, इनका एक अपना मुख्य उद्देश्य होता है राजनीति करनी। लेकिन कुछ पार्टी ऐसी हैं जो लगता है कि राष्ट्रवाद के ज्यादा करीब है जी। इसीलिए लोगों की ये मंशा बनती है, लोगों की ये दिमाग में साइकोलॉजी आती है कि ये राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी, मैं स्पष्ट शब्दों को, राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद किसी की बपोती नहीं है जी। आप किसी भी पार्टी के अंदर रह के राष्ट्रवाद से ओत प्रोत हो सकते हैं। राजनीति एक अलग चीज है, राष्ट्रवाद एक अलग चीज है। हम कहें कि अमुक पार्टी, एक ही पार्टी राष्ट्रवादी है, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आपने अपनी बात को अपने स्वभाव के अनुसार बेबाकी से रखा और उस चीज से एक चीज और निकल के आई कि राष्ट्रवाद पर किसी धर्म का या किसी पार्टी का आधिपत्य नहीं है। किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म का आदमी राष्ट्रवादी हो सकता है, ये आपने अपना विचार रखा। अब इससे एक चीज निकलती है, आपने उल्लेख किया कि कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद के नजदीक हैं, तो यानी कि राष्ट्रवाद का भी राजनीतिकरण कहीं ना कहीं हो गया है। राष्ट्रवाद को भी राजनीति के हिसाब से ही परोसा जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप यही कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवादी जो सोच है, ये कई बार क्या होता है, राजनीतिक दल ना अपने महत्वाकांक्षा के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी हितों में समझौता कर लेते हैं जी। और ये लगभग, मैं कहूं, ये अमुक पार्टी ज्यादा करती है या अमुक पार्टी कम करती है, लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं समझौता करते हुए नजर आते हैं जी। लेकिन आम जन मानस के अंदर जो भावना है कि ये पार्टी, यार, ये राष्ट्रवाद के ज्यादा करीब है, तो उस पार्टी को राष्ट्रवादी होने का लाभ भी मिलता है। वो मैं समझ गया आपकी बात। भाई, राजनीतिकरण है तो लाभ राजनीतिक ही मिलेगा राष्ट्रवाद का।
लेकिन मैं थोड़े से कुछ मुद्दे आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर डिस्कस करना बिल्कुल। चाहता हूँ। जैसे अभी असम में चुनाव हो रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री जो मौजूदा समय तक हैं, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं गो वंश के बारे में कि भाई गो माता का या जो गो मांस है उसे आप सार्वजनिक स्थानों पर ना खाएं, अपने घरों में बैठकर खा लें। तो ये जो चीज है, इससे फिर राष्ट्रवाद, और वही लोग राष्ट्रवाद की मठ मंदिर और गौ माता की बात करते हैं और खुद ही वो कह रहे हैं कि बाहर ना खाएं अंदर खाएं। मतलब आप एक इजाजत दे दी उसी पार्टी ने जो अपने आप को राष्ट्रवाद का प्रहरी बताती है कि आप भक्षण कर सकते हैं गौ माता का। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है कि गोवंश के ऊपर मेरे हिसाब से गो मास पे प्रतिबंध लगना चाहिए, जी जो अभी तक नहीं लगा। बिल्कुल नहीं ये लगा। एक राष्ट्रवादी जो दल हैं, उन्हें विचार करना चाहिए, और हो सकता है वो चिंतन कर भी रहे हो कि गोवंश पे प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की बात से थोड़ा सा असहमत होते हुए भी सहमत हूं, क्योंकि वो कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आप ये जो, क्योंकि गोवंश अभी कानूनी अपराध नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर 12 साल में वो कानून के दायरे में नहीं आया, कानूनी अपराध नहीं बना, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये इसमें कहीं कार्यशैली में कोई राष्ट्रवाद को लेकर समझौता हो गया? हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वही पार्टी बढ़त भी लेती है। ये कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोवंश पे प्रतिबंध होना चाहिए, ये एक कमी है। और आम हिंदुस्तानी होते हुए, आम हिंदू होते हुए, मैं भी चाहूंगा कि गोवंश पे प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्णतः लगना चाहिए। ये कमी है उनकी, इसमें कोई खुले मन से स्वीकार करता हूं मैं। जी लेकिन कई कदम है उस पार्टी के जो राष्ट्रवाद के करीब हैं। क्योंकि आप ये कहें ना कि कोई संपूर्ण राष्ट्रवादी है 100%, ये अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी है। जी लेकिन हाँ, आप ये वर्गीकरण कर सकते हैं, ये राष्ट्रवाद के करीब है, और ये पार्टी थोड़ा सा कई बार हमें महसूस होता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए राष्ट्र हित से जो ज्यादा समझौते करते हैं, उस हिसाब से हम वर्गीकरण कर सकते मैं हैं। आपकी बात को अगर संक्षेप में कहूं तो ये कह सकते हैं कि मौजूदा समय में अन्य विकल्पों को देखते हुए ये बेहतर विकल्प है। हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। विकल्पहीनता के चलते ये ज्यादा अच्छा विकल्प है, ये कह सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपका कहना है कि समझौता सब करते हैं, राजनीति के लिए सबने समझौते किए हैं। और क्योंकि मैं भी कभी ना कभी राजनीति से जुड़ा रहा, तो हमने देखा कि अगर यही इतनी बात अगर कोई और पार्टी का व्यक्ति कह देता, तो शायद इस समय पूरे भारतवर्ष में पुतला दहन कार्यक्रम हो रहे होते कि इन्होंने गो वंश के लिए कैसे इजाजत दे दी कि आप अपने घरों में खा लें। क्योंकि अगर उसकी इजाजत मिल रही है तो कटान भी होगा, बिना कटान हुए तो गोवंश को फिर कोई खा नहीं सकता और बाहर से कहीं आ नहीं रहा। तो ये सारी चीजें मैं आपसे सहमत हूँ, आपने खुद ही कह दिया कि समझौते होते हैं। अब आए आते हैं सहारनपुर के बारे में, क्योंकि आप स्वयं व्यापारी हैं और फिलहाल मेरठ में एक बहुत बड़ा प्रकरण हो रहा है। वहां पर सेंट्रल मार्केट तोड़ी जा रही है, शास्त्री नगर में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ हो रही है। और उसमें वो वर्ग, व्यापारी वर्ग परेशान है जो भाजपा माइंडेड ही था। वो पूरी मार्केट, पूरा क्षेत्र भाजपा माइंडेड व्यापारियों का ही था। तो अगर ऐसी स्थिति, क्योंकि उसमें बहाना ये बनाया जा रहा है कि भाई ये रिहायशी इलाकों में इन्होंने कमर्शियल निर्माण कर लिए थे, तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति तो सहारनपुर में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी रिहायशी इलाकों में बहुत सी मार्केट है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ यहाँ पे कोर्ट को माध्यम बनाकर हुआ तो फिर क्या रणनीति होगी? देखिए जी अदीप जी, इस मामले में मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि जब तक मैं गहराई तक ना जा पाऊँ क्या मामला है, कैसे कोर्ट में गया और क्या पोजीशन है, तो मैं इस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वहाँ सेंट्रल मार्केट आवास विकास की मार्केट है। आवास विकास ने उसे सेल किया। वहाँ वर्षों से मार्केट चलती आ रही थी, उसमें स्कूल भी चल रहे थे, नर्सिंग होम भी चल रहे थे, बड़े बड़े शोरूम चल रहे थे। अब जाकर उनकी चेतना जागी और उन्हें पता लगा कि ये इलाका तो कमर्शियल नहीं है, और जिन लोगों ने वहां में करोड़ों रुपए लगा रखे थे, अब वो रातों रात वो अपने प्रतिष्ठानों को खुद ही तोड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है, हालांकि उसमें ऑर्डर कोर्ट के बताए गए कि कोर्ट कह रहा हटाओ,
लेकिन ये चीजें तो यहाँ भी हो सकती हैं, अगर कोई शिकायत कर दे और गिल कॉलोनी और मिशन कंपाउंड में ये चीजें हो जाएं तो फिर क्या होगा? देखिए, कोर्ट का पालन करना तो सबके लिए जरूरी है जी और हर सरकार के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं इसमें ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोर्ट से कोई ऐसा आदेश आया है तो सरकार को एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, जिन्हें नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि जीविका सबके लिए जरूरी है, जी तो उसके लिए कोई ना कोई प्रबंध करना चाहिए। ये सरकार की अगर करना चाहिए, अगर नहीं कर रही है तो ये कमी है। देखिए, वहां पर जो स्थिति है वो स्थिति दयनीय है। 40,000 लोग बताए जा रहे हैं कि उसकी चपेट में आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यापारी की गलती क्या? उसने सरकारी कानूनों के अंतर्गत वहां जमीन खरीदी, वहां उसके बिजली के कनेक्शन हुए, वहां तमाम चीजें उसने ली, जीएसटी दे रहा है, सब काम कर रहा है, और अचानक अपने ही देश में अचानक उसे पता लगता है कि आप तो अवैध है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आप अवैध हैं, तो इसमें कानून कौन बनाएगा? ऐसा कानून कब आएगा जिससे ये चीजें ना हो? मेरा मानना यह है कि अगर वो अवैध मार्केट बनी है, वो 1-2 साल में तो बनी नहीं होगी। वो बनी होगी, इसमें सरकार को दोष दिया जाए वो भी उचित नहीं है, क्योंकि उस मार्केट का निर्माण कई वर्षों से हुआ और कागजों में कुछ ना कुछ कमी होगी। अगर कोर्ट ने कमी आदेश, कमी अध्यक्ष जी सिर्फ यही बताई गई है कि ये कमर्शियल यूज हो रहा है और जो ये जमीन थी वो आवासीय थी, ये उसमें एक रीजन बताया गया, वरना सबके पास बेनामे है सारी चीजें। भाई देखो ऐसे है, गौ सरकार को एकदम इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कानून का राज करना है, जो मापदंड या जो एक कानून की प्रक्रिया है उसका पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन इसे इतनी तत् तत्परता से लागू ना करके कि मानवीय संवेदना को देखते हुए इसमें गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, कानून का भी पालन हो और व्यापारियों का भी नुकसान ना हो, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कानून ने ऑर्डर दे दिया, अब आप ऐसी स्थिति में आ गए कि तोड़ना ही होगा, लेकिन कम से कम कंपलसेशन में उन्हें दूसरी जगह तो वो चीजें लौट हो सकती हाँ, है। ये होना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि देखो, जिनका पूरा रोजगार उजड़ गया, कम से कम रोजगार का विकल्प तो मिले उन्हें। बिल्कुल ऐसा तो होना ही चाहिए। जी मान लो जो परिवार की जीविका वहां से चल रही है कई सालों, जैसे आप बता रहे कई साल पुरानी है, तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि भूखमरी की नौबत ना आए, वो भी परिवार अपने बच्चे पाल लें, जो भी है। ये सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, ये जी। तो एक मानवीय दृष्टि से करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, ये सारी बातें आपसे हुई हैं। अब राजनीतिक, क्योंकि आप राजनीतिक मुद्दों में भी दखल रखते हैं और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो जो आने वाले चुनाव हैं उसमें आप क्या देखते हैं, यहाँ पे कौन सी पार्टी बढ़त ले रही है? देखिए, जो सहारनपुर की लोकसभा सीट और विधानसभा सीट है, यहाँ के, क्योंकि चुनाव में ना एक समीकरण बहुत बड़ी चीज होती है। जो समीकरण है, इसमें ये नहीं कह रहा कि उम्मीदवार कोई वो बहुत बढ़िया है या वो बहुत घटिया है, लेकिन जो चुनावी समीकरण है यहाँ हर बार नेक टू नेक मुकाबला होता है। जी ये तो चुनावी समीकरणों के ऊपर है। जी जो पार्टियां हैं, जो मान लो जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है, नाम लेके कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जी उसका एक राष्ट्रवादी सोच के अंतर्गत एक वोट बैंक तो है, जी लेकिन यहाँ पे कोई कहा कुछ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से विपक्ष भी जीतता है और पिछले चुनाव में जो हार जीत हुई है बहुत कम अंतर से। जी। यहाँ समीकरण बहुत महत्व करते हैं। तो वो जो समीकरण आप कह रहे हैं, उसमें समीकरण में कौन सी चीज है, मतलब क्या समीकरण है? वो हिंदू मुस्लिम समीकरण है या अन्य जातीय समीकरण है? वो कैसे समीकरण आप कह रहे हैं? बस आप इसमें ये सोच सकते हैं कि जो चुनाव है ना, देश का दुर्भाग्य समझ लो या कुछ भी समझ लो, अंतिम समय चुनाव जो है वो सांप्रदायिकता पे होता है, जी क्योंकि दोनों कम्युनिटी से, जी जो हमारे मुस्लिम समाज के लीडर हैं वो अपने समाज के साथ गलत करें, ज्यादा करें या गलत करें, वो भी एकजुट हो जाते हैं, जी और उसकी देखा देखी इसका दूसरे समाज पे भी प्रभाव पड़ता है, वो भी एकजुट होते हैं। जी लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। ये एक दुर्भाग्य समझ लो या कुछ भी समझ लो। चुनावी जो मेरे हिसाब से है, यहाँ नेक टू नेक है। तो आपके हिसाब से कोई भी यहाँ जीत सकता है? कोई भी जीत सकता है, चुनावी समीकरण के ऊपर डिपेंड करेगा। उम्मीदवार का भी एक अपना होता है थोड़ा बहुत प्लस, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ वोट पार्टी को पड़ता है। तो चलिए, पार्टी को वो यहाँ वोट पड़ेगा और पार्टी के हिसाब से यहाँ नेक टू नेक चुनाव परिणाम आएंगे। अब हम जनता के नाते आपसे पूछ लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ जीत सकता है, तो कोई भी जीत सकता है, उनसे कोई मांग व्यापारी के नाते, इस शहर के शहरी के नाते जो आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये सुधार होने चाहिए, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यहाँ आईएसबीटी जैसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, क्या आप डिमांड करते हैं कि सहारनपुर के सुधार के लिए ये चीजें होनी चाहिए? देखिए, लगभग मेरी उम्र 60 के आसपास है, 60 ये लगभग होगी। लेकिन पिछले जो 10 साल है, इसमें मैंने सहारनपुर के विकास को तो देखा है। जी। मैं देहरादून जाता था यहाँ से, तो मुझे वैसे तो उस समय 2 घंटे का सफर था, सड़क टूटी फूटी होने की वजह से, लेकिन पता नहीं लगता था कहाँ जाम लग जाए, कहाँ डाट मंदिर में लग जाए, कहाँ लग जाए। उसमें सुधार हुआ है, दिल्ली के रास्ते में सुधार हुआ है, आप हरियाणा चले जाए उस रास्ते में सुधार हुआ है, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है, क्राइम में सुधार हुआ है। और एक आईएसबीटी जो आप सही मुद्दा पकड़ा है आपने, यहाँ पे मेरे ख्याल देश जब से आजाद हुआ यहाँ नहीं था। नहीं है। अब सुनने में आया है कि जमीन का चयन हो गया है, और ये भी एक सहारनपुर के लिए सुखद है। मेडिकल की दृष्टि से आज तक सहारनपुर में, मैं किसी पे कहना नहीं चाहिए, यहाँ हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे केंद्र से रशीद मसूद जी, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन विगत वर्षों से एक शुरुआत हुई है, जी। मैं उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। शुरुआत हुई है, यहाँ पे पीजीआई बन रहा है, अभी वहां सुविधा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी वहां पूरी सुविधा नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। जी। मैं ये चाहूंगा कि अगले जो भी सरकार आए, ये जो बेसिक जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे काम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सरकार ने महाविद्यालय का निर्माण किया है, कुमारी देवी महाविद्यालय के नाम से। इसलिए मैं इस सरकार को थोड़ा नंबर ज्यादा देना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन्होंने किया है और इसके रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर बस अड्डे की जगह का चयन हुआ है वो भी होगा, अगर विश्वविद्यालय बना है तो वो भी बढ़ेगा, या हॉस्पिटल बना है तो इसमें भी कुछ ना कुछ सुविधाएं बढ़ेगी। हो सकता है देर सवेर हो, हर सुविधा में हो, लेकिन मैं फिलहाल इस सरकार से संतुष्ट हूँ। ठीक है, आप संतुष्ट हैं, व्यापारी के नाते भी संतुष्ट है, नागरिक के नाते भी संतुष्ट है, और आपका कहना है कि यहाँ पे नेक टू नेक फाइट होती है, कोई भी पार्टी यहाँ से जीत सकती है। अब सिर्फ अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो विपक्ष की रणनीति नजर आ रही है, अगर विपक्ष ने यहाँ गठबंधन के नाते सिर्फ एक ही प्रत्याशी उतारा, तब स्थितियां क्या रहेंगी? देखिए, जो वोटिंग होती है ना, आप पिछला पैटर्न भी उठा के देख लो, विपक्ष गठबंधन हो या ना हो, लगभग एक तरफा वोटिंग होती है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है और इसका प्रभाव दूसरी तरफ भी होता है। हाँ, अगर गठबंधन का एक उम्मीदवार होगा तो उसका थोड़ा सा फायदा तो उन्हें होगा जी। लेकिन पिछले जो पैटर्न है, लगभग जिसे भी वोट करते हैं, चाहे विपक्ष वाले हों, वो लगभग एक तरफा करते हैं। वो उनकी जो है एक हवा भापने की क्षमता जी, वो अद्भुत है। आपने उनकी क्षमता को अद्भुत बताया, तो सवाल तो वैसे मैं आपसे अंतिम पूछ चुका था, अब इसी से एक सवाल निकल गया तो वो और पूछ लेता हूँ। उनकी क्षमता अद्भुत है, लेकिन हमारी क्षमताएं अद्भुत क्यों नहीं हो पा रही? हम 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीट हमेशा जहां हम मार्जिन में रहते थे नगर विधानसभा में, वहां भी बड़े मार्जिन से पिछड़े हैं। तो ये उनकी अद्भुत क्षमता की वजह से हुआ, या हमारी कहीं ना कहीं कमियां रह गई और वो कमियां आगे जारी रहेंगी, या उन पर कोई काबू पाया जाएगा? देखिए, जहां तक मैं लोकसभा चुनाव की जो मेरी नॉलेज है, मैं 100% नहीं कहता कि मेरी सही है या गलत है। शायद विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ से, जहां आप इशारा करें, ज्यादा वोट मिले थे। मैं फिर एक बार कह रहा कि यहाँ पे ये सीट नेक टू नेक है, यहाँ के समीकरण बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। यहाँ पे ये बहुत कम चांस होते हैं कि कोई की कमी रह जाए या कुछ हो जाए।
कमियां तो खैर सुधारनी चाहिए और कमियों की तरफ आकलन भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। समीकरण इस बार किसके पक्ष में बैठेंगे, ये जब उम्मीदवार आएंगे सामने उस पर भी है। दूसरी पार्टियों से क्या भीतरघात होता है या अपनी पार्टी में क्या भीतरघात होता है, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन मेरा मानना यह है, खासकर जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता, और जिस पार्टी ने आपको महत्वपूर्ण जगह दी, स्थान दिया, नाम दिया, उस पार्टी के साथ 100% वफादारी होनी चाहिए।